हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आप सभी को पता है कि जैसे कि हम वंदर योगा की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे और 19 जुलाई जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था 2021 को, ठीक, वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 66 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक, आज क्वेश्चन नंबर 67 to 100 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। ठीक, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स और पेन लेकर बैठे होंगे और आप एनालाइज करेंगे कि आपके जितने क्वेश्चन हैं 33 आउट ऑफ 33 कितने मार्क्स आप अचीव कर पाते हैं। ठीक, इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। क्योंकि देखिए, वंदरोगा का पेपर जो है 20 को होना था, वो नहीं हुआ है। 20 अप्रैल को होना था, नहीं हुआ, तो ये पोस्टपोन्ड हुआ है। जून में ये पेपर होना है। ठीक, तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे मेहनत तब कर रहे थे वैसे मेहनत अभी भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसके सिद्धांत में कहा गया है कि द्रव में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार की कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। अरस्तु का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत और पास्कल का सिद्धांत। ठीक, हुज प्रिंसिपल states that the loss in weight of a body immersed partially or fully in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced। ठीक हो गया, एरिस्टोटल प्रिंसिपल, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गैलीलियोस प्रिंसिपल और पास्कल्स प्रिंसिपल। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका राइट आंसर है। जब कोई पिंड किसी द्रव में, ठीक हो गया, जब कोई पिंड है, द्रव्यमान m होगा मान लो इसका, तो किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से ये, ठीक, डुबाया जाता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। इस पे एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है, ठीक, किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से पूरी तरह से डूबी हुई कोई वस्तु, ठीक है, जो वस्तु होती है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। जो ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल होता है इसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक हो गया, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित, जो पिंड जो होता है विस्थापित द्रव करेगा उसके भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। 1885 में निम्नलिखित में से किसने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था? जेम्स मैक्सवेल, हेनरिक आर हर्ट्ज, अर्नोल्ड सिमरफेल्ड और हेनरी स्टॉप। ठीक, in 1885 who among the following experimentally proved the existence of electromagnetic waves? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1885 में निम्नलिखित में से किसने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था? ठीक, तो जिन्होंने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था वो थे कौन? हेनरिक आर हर्ट्ज। ठीक हो गया, तो ये हर्ट्ज थे। हर्ट्ज ने अपना प्रयोग किया था और हर्ट्ज के प्रयोग में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की पुष्टि हुई थी। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कार्बन के अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन? ठीक हो गया, कार्बन के अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है कार्बन के अधूरे दहन से। ठीक हो गया, और अपूर्ण दहन तब होता है जब ईंधन को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। ठीक हो गया, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चूनायन से ठीक किया जा सकता है?
ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किसे चुनायन से ठीक किया जा सकता है? मृदा लवणता, मृदा अम्लता, मृदा शुष्कता और मृदा क्षारीयता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड बाय लाइमिंग? ठीक हो गया। तो मृदा की अम्लता को, मृदा की किसको? अम्लता को। अब जो चूनायन होता है, जो लाइम होता है, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक हो गया, ये क्या होता है? क्षारीय होता है। तो मृदा की अम्लता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक, देखिए ये क्या कहता है कि मिट्टी की अम्लता को चूना डालकर ठीक किया जा सकता है। चूना डालने में मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाना इसमें शामिल है, जो अम्ल को बेअसर करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक हो गया। या मिट्टी के पीएच को बढ़ा देता है। मिट्टी का जो पीएच है वो क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय और कम अम्लीय हो जाती है। तो किसको ठीक किया जाता है? मृदा की अम्लता को, सॉइल एसिडिटी, इससे क्या की जा सकती है? करेक्ट की जा सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे पूछ रहा है कि हरियाणा किसान कल्याण क्लब का गठन क्यों किया गया था? ठीक हो गया। हरियाणा किसान क्लब का गठन क्यों किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एकीकृत जैविक कृषि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए। ठीक हो गया। रेडियोधर्मी तरंगों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए, टपक सिंचाई के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए। ठीक हो गया। तो देखिएगा, वाई वॉज हरियाणा किसान कल्याण क्लब फॉर्म्ड? ठीक, तो हरियाणा किसान क्लब जो गठन किया गया था, हरियाणा किसान क्लब का जो गठन किया गया था, वो एकीकृत जैविक खेती के बारे में जानकारी फैलाने के लिए किया गया था। ठीक हो गया। एकीकृत जैविक खेती के बारे में या जैविक कृषि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए किया गया था। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें क्वेश्चन लिखा है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? ठीक हो गया। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? ठीक, व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड? तो हाथी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी। ठीक हो गया, 1992 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। ठीक, और यह परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुक्त परिसर वाले हाथी आबादी के वन्यजीव प्रबंधन के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक हो गया। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं तो आप क्वेश्चन के आंसर्स तब तक आप रेडी रखिएगा कि आपका आंसर ऑप्शन पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते, ऑप्शन पढ़ते आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप इसी बेसिस पे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको आउट ऑफ 33 कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक, तो क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होती है? निम्नलिखित में से किस में जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होती है? पहला है चीड़ या पाइनस या साइकस या सीडूस या फिर लाइकोपोडियम। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? साइकस। ठीक हो गया। साइकस इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अब साइकस की जो जड़ें होती है वो विशेष होती हैं। साइकस की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? विशेष होती हैं। ठीक हो गया। अब क्यों विशेष होती हैं? इन्हें कोरलाइट जड़ें कहा जाता है। ठीक हो गया। इन्हें क्या कहा जाता है? कोरलाइट जड़ें कहा जाता है। ठीक हो गया। जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विशेष। साइकस की कैसी होती हैं? विशेष जड़ें होती हैं। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अब चीड़ या पाइनस की बात करेंगे। ठीक है। तो चीड़ के वृक्ष कवकों के साथ, ठीक,
माइकोराइजल संबंध बनाते हैं जो उन्हें मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। और ऐसे सीडूस की बात करें या सिड्रस देवदार की बात करेंगे तो देवदार की पेड़ चीड़ के समान, ठीक हो गया, पाइनस के समान पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बजाय माइकोराइजल समूहों पर निर्भर करते हैं। ऐसे जो लाइकोपोडियम होता है, ठीक हो गया, लाइकोपोडियम एक प्रकार का क्लब मास है और इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध नहीं है। ठीक हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन छद्म ठोस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन छद्म ठोस का उदाहरण नहीं है? छद्म ठोस का मतलब होता है स्यूडो सॉलिड कहते हैं इसको। ठीक हो गया। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो सॉलिड? प्लास्टिक, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज ग्लास और रबड़। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्मेशन में होता है। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, राइट आंसर है। इन्हें अनाकार ठोस भी कहते हैं। ठीक हो गया, इन्हें अनाकार ठोस भी कहा जाता है और इनकी जो परमाणविकता व्यवस्था होती है वो दीर्घावधि क्रम का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक हो गया। तथा ये द्रवों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं और समय के साथ बहुत धीमी गति से ये क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और छद्म ठोस पदार्थों के उदाहरणों में हम लोग क्या ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं। ठीक हो गया। और रबड़ भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, रबड़ का एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक हो गया। और दूसरे जो छद्म ठोस के अलावा एक क्रिस्टली ठोस भी होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर सोडियम क्या है, क्लोराइड है। सोडियम क्या, क्लोराइड। कांच, पिच, ठीक, रबड़ को भी छद्म ठोस में लिया जा सकता है, बट सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, परफेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 हमसे बोल रहा है कि कौन सी संरक्षण विधि जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है? प्राणी उद्यान, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल निचय और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक हो गया। कौन सी संरक्षण विधि जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है? विच कंजर्वेशन मेथड एक्ट्स एज लिविंग लेबोरेटरीज। ठीक हो गया। प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल निचय और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक हो गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक हो गया। जैवमंडल निचय, कौन सी संरक्षण विधि जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है? तो जैवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये संरक्षण विधि जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 पूछ रहा है हमसे, यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के वेग या वस्तु द्वारा लिए गए विशेष पथ जैसे कारकों पर निर्भर करता है तो ऐसे बलों को क्या कहा जाता है? ठीक हो गया, ऐसे बलों को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखना। यदि किसी बल द्वारा किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर में आपने अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है। आप मेरे प्रीवियस कोई भी लेक्चर्स चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं। ठीक हो गया। मेरा क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का मतलब है चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कैसे, कुछ क्वेश्चन को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो तभी हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पढ़ने का कारण ये भी है कि क्वेश्चन पेपर में कभी कभी क्या होता है, नहीं वाले प्रश्न पूछे होते हैं और हमें क्वेश्चन आते हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग यस वाले आंसर कर जाते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को बार बार आपको रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के वेग या वस्तु द्वारा लिए गए विशेष पथ जैसे कारकों पर निर्भर नहीं करता है तो ऐसे बलों को जो पथ पर निर्भर करते हैं उनको कैसा बल कहा जाता है? असंतुलित बल, असंरक्षी बल, संतुलित बल और संरक्षी बल। तो ऐसे बल को हम लोग असंरक्षी बल कहते हैं। कैसा बल कहते हैं? असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक हो गया। इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और द particular path taken by the object, then such a force is called non-conservative force। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बंगाल के आतंक का कारण क्या था? ठीक हो गया। क्वेश्चन है बंगाल के आतंक का कारण क्या था? कार्बन निक्षेपण, उर्वरक निक्षेपण, रासायनिक निक्षेपण, जलकुंभी का पौधा। What was the cause of the terror of Bengal? ठीक हो गया। तो जलकुंभी का जो पौधा था वो बंगाल के आतंक का कारण था। ठीक हो गया। बंगाल के आतंक का क्या था? कारण था। कौन सा पौधा? जलकुंभी का पौधा। वाटर, ठीक, हाइसिंथ प्लांट। ठीक हो गया। वाटर हाइसिंथ प्लांट, जलकुंभी का पौधा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट है? क्षतिग्रस्त मॉनिटर, सूखे पत्ते, सड़े हुए फल और शल्यक अपशिष्ट। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई वेस्ट? ई वेस्ट आई थिंक क्या होना चाहिए? क्षतिग्रस्त मॉनिटर। मॉनिटर ई वेस्ट ही है। सूखे पत्ते, सड़े हुए फल और शल्यक अपशिष्ट ये नहीं हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ए, डैमेज्ड मॉनिटर्स। ठीक हो गया। क्षतिग्रस्त जो मॉनिटर हैं यही क्या है? ई अपशिष्ट है। ठीक हो गया। अब जो सूखी पत्तियां हैं, ठीक हो गया, ये जैविक अपशिष्ट हैं। सड़े हुए फल की बात करेंगे तो ये भी जैविक अपशिष्ट हैं। और शल्यक जो अपशिष्ट हैं, ठीक हो गया, शल्य चिकित्सा अपशिष्ट जो है वो चिकित्सा अपशिष्ट हैं। ठीक हो गया। ई कचरा मतलब ई कचरा या फिर हम लोग ई अपशिष्ट जो होता है वो क्षतिग्रस्त क्या है? मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। तो दूध निष्कासन या स्राव में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन शामिल है? ठीक हो गया। दूध निष्कासन या स्राव में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन शामिल है? ठीक हो गया। वासोप्रेसिन और थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक हो गया। विच हार्मोन इज मेनली इन्वॉल्व इन मिल्क इजेक्शन और सेक्रेशन? ठीक हो गया। तो दूध निष्कासन या स्राव में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन? ठीक हो गया। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये मुख्य रूप से क्या है? शामिल है। ठीक हो गया। तो ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत अपकेंद्री बल की दिशा क्या है? तो उसने ऑप्शन दिए पिंड की दिशा के विपरीत, केंद्र से दूर, पिंड की दिशा की ओर और केंद्र की ओर। ठीक हो गया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ? ये कह रहा है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और टुवर्ड्स द सेंटर। वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत अपकेंद्री बल की दिशा जो होती है वो क्या होती है? केंद्र से दूर होती है। ठीक हो गया। केंद्र से क्या होती है? दूर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? ठीक हो गया। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? मीथेन है। ठीक हो गया। कौन सा है? मीथेन है। ठीक हो गया। हाँ, बायोगैस में आमतौर पर 50 से 75% जो होती है वो कौन होती है? मीथेन होती है। ठीक हो गया। CH4। ठीक, और 25 से 50% जो होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक हो गया। और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अन्य गैसों की मात्रा भी इसमें थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक हो गया। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है मीथेन होता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? मीथेन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है मीथेन। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 गंगा नदी के संदर्भ में GAP का क्या अर्थ है? ठीक हो गया। गंगा नदी के संदर्भ में
GAP का क्या अर्थ है? गंगा एसिमिलेशन प्लान, ठीक, गंगा एंड एसोसिएटेड रिवर्स प्लानिंग, गंगा एक्शन प्लान और गंगा असिस्टेंस प्लान, ठीक हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GAP विथ रेफरेंस टू रिवर गंगा, ठीक। तो इसका है गंगा एक्शन प्लान, ठीक हो गया, गंगा एक्शन प्लान GAP इसका क्या है और राइट आंसर है, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? C है, ठीक हो गया। अच्छा, गंगा नदी के संदर्भ में जो GAP का अर्थ है वो गंगा एक्शन प्लान है। गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए अप्रैल 1986 में GAP गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 14 जनवरी, ठीक हो गया, 14 जनवरी 1986 को स्टार्ट किया था। 14 जनवरी 1986 को क्या किया था? शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक। ला सातेलिए का सिद्धांत केवल पर लागू होता है, केवल पर लागू होता है। तो नीचे ऑप्शंस जो दिए गए इनमें से किस पर लागू होता है पूछा गया है। साम्य निकाय पर, ठीक, विषमांगी अभिक्रिया पर, असाम्य निकाय पर और समांगी अभिक्रिया पर। ला सातेलिए प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली टू साम्य निकाय, विषमांगी अभिक्रिया और असाम्य निकाय और समांगी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है साम्य निकाय, ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए ला सातेलिए का सिद्धांत लागू होता है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 हमसे पूछ रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति फोकस कैपिटल F पर है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच। इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक हो गया। तो कॉनकेव मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन की ये बात कर रहा है। यदि वस्तु की स्थिति कहां पर हो? फोकस पर हो। तो वस्तु कहां पर, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। माना कोई आपने कॉनकेव मिरर लिया है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फोकस है, फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, ठीक हो गया। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से वापस आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे ऑफ लाइट ये आएगी, तो ये इन्फिनिटी पे इसका इमेज फॉर्मेशन बनेगा। तो अनंत इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है हमसे, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्लास केमिस्ट्री पहला चैप्टर, ठीक। एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा होती है, ठीक। कुल ऊर्जा से कम, कुल ऊर्जा से कम होती है, यहाँ पे पूछा है कौन सा, ठीक। से कम होती है, से अधिक होती है, के बराबर होती है, की तुलना में नगण्य होती है, ठीक हो गया। आपसे पूछा गया है एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। मैं अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा, ठीक, से अधिक होती है, से क्या होती है? अधिक होती है। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज ऑफ द रिएक्टेंट्स द टोटल एनर्जी इज मोर देन, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, घ्राण संकेतक है, ठीक हो गया। घ्राण संकेतक है हल्दी, लौंग, साबुन, गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक, आर, ठीक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक हो गया। इंडिकेटर्स कौन से हैं कह रहे हैं, ठीक हो गया। घ्राण संकेतक कौन है निम्नलिखित में से? तो निम्नलिखित में से घ्राण संकेतक की जब ये बात करते हैं तो इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है क्या? लौंग, ठीक हो गया। क्लोव इसका क्या है? राइट आंसर है। लौंग एक घ्राण सूचक है
घ्राण सूचक कौन से पदार्थ होते हैं? तो घ्राण सूचक या घ्राण संकेतक वे पदार्थ होते हैं, ठीक, जिनकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें अम्लीय या क्षारीय घोल में मिलाया गया है या नहीं। ठीक हो गया। हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियों की बात करेंगे, हल्दी और गुलाब की पंखुड़ियों की बात करते हैं तो प्राकृतिक संकेतक होते हैं ये। ठीक हो गया। प्राकृतिक संकेतक होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। ठीक हो गया। और साबुन जो होता है ये एक संकेतक, इंडिकेटर नहीं है। और लौंग एक घ्राण संकेतक है। ठीक हो गया। और घ्राण सूचक वे पदार्थ हैं जिनकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें अम्लीय या क्षारीय घोल में मिलाया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट, ठीक हो गया, कौन सा है? ठीक, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट कौन सा है? CaCO3, Fe3O4, ठीक, Fe3O4, ठीक, MnO और H2SO4। ठीक हो गया। ये गलत प्रिंट हुआ है, H2SO4 है। ठीक हो गया। ये MnO है और ये Fe3O4 है। ठीक हो गया। और ये CaCO3 है। ठीक हो गया। तो देखिए निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट कौन सा है? तो लौहयुक्त पदार्थ होते हैं। तो लौहयुक्त पदार्थ इसमें कौन सा है? Fe3O4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट? तो इसका राइट आंसर है Fe3O4। मैग्नेटाइट जिसे लोडस्टोन भी कहते हैं। ठीक हो गया। जिसे लोडस्टोन या चुंबकीय लौह अयस्क कहा जाता है। इसको लोडस्टोन या चुंबकीय लौह अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। एक लौह ऑक्साइड खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र Fe3 क्या है? O4 है। ठीक हो गया। यह एक फेरीमैग्नेटिक पदार्थ होता है। ठीक हो गया। जिसका अर्थ होता है कि यह चुंबकों की ओर आकर्षित होता है और इसे स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकित किया जा सकता है। ठीक हो गया। मैग्नेटाइट एक प्रमुख लौह अयस्क है और इसमें 70% तक लोहा होता है। ठीक हो गया। 70% इसमें क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण से वस्तु की, ठीक, वस्तु की क्या स्थिति है यदि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर है? ठीक हो गया। उत्तल दर्पण के लिए एक ही केस बनता है ये। ठीक हो गया। उत्तल दर्पण जब आप लोगे तो स्थिति दर्पण के पीछे, ठीक, फोकस F पर है। चलो दर्पण के पीछे की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इफ द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस कैपिटल F बिहाइंड द मिरर। यदि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर है तो उत्तल दर्पण से वस्तु की स्थिति कहां पर होगी? अनंत पर होगी। कहां पर होगी? अनंत पर होगी। ठीक हो गया। तो एट इन्फिनिटी। ठीक, इसका आंसर होगा अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस खाद मिट्टी को, ठीक, ह्यूमस खाद मिट्टी को अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है, ठीक, कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उत्ताप अपघटन, साबुनीकरण, खनिजीकरण और ह्यूमससीयन। ठीक हो गया। द प्रोसेस इन विच ह्यूमस, ठीक हो गया, इज ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। ठीक हो गया। तो वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं? ठीक हो गया। तो इसको हम लोग खनिजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजीकरण कहते हैं। ठीक, तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है? सी राइट आंसर है। ठीक हो गया। वह प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है उसे खनिजीकरण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। जल चक्र का वैकल्पिक नाम क्या है? जल चक्र का वैकल्पिक नाम क्या है? हाइड्रोमोलिक्यूलर चक्र, जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र और हाइड्रो ऑक्साइड चक्र। ठीक हो गया। तो इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहा जाता है वैसे। ठीक हो गया। हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ठीक हो गया। या फिर इसको क्या कहा जाता है?
एक्वाटिक साइकिल या फिर जलीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो जल चक्र का वैकल्पिक नाम जलीय चक्र है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाटर साइकिल? तो एक्वाटिक साइकिल इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में हमसे पूछा गया है कि चंद्रमा के पलायन वेग की गणना के रूप में की जाती है। ठीक हो गया, कि गणना किसके रूप में की जाती? 23 मतलब 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज कैलकुलेटेड एज 2.3, 4.2, 5.2 एंड 3.2 किलोमीटर्स। ठीक हो गया। तो उसको 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड के रूप में इसकी क्या की जाती? पलायन वेग की गणना की जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ए। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया हमसे, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ, ये 10-6 नहीं है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम। ठीक हो गया। ये है, ये जो यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रेंज परास के बीच चालकता वाले ठोस कहलाते हैं। तो सॉलिड्स हैविंग कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड। ठीक हो गया, आर कॉल्ड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, बेड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स। विसंवाहक, अर्धचालक, कुचालक और क्या? चालक। तो 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रेंज परास के बीच चालकता वाले जो ठोस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। अब कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी जो रेंज होती है 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होते हैं। किसके? चालक के। ठीक हो गया। और इंसुलेटर की बात करेंगे। ठीक हो गया। इंसुलेटर की बात करते हैं तो विसंवाहक की बात करेंगे तो इनकी चालकता बहुत कम होती है, तो चालकता इनमें होती ही नहीं, मान के चल सकते हैं। ठीक हो गया। कुचालक में नहीं होता ये। बेड कंडक्टर्स इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, फोकस जहां भूकंप की, ठीक हो गया, फोकस जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है को भी कहा जाता है अवकेंद्र, ठीक, केंद्र, परिधि और उत्केंद्र। ठीक हो गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फोकस जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवकेंद्र, केंद्र, परिधि या उत्केंद्र। ठीक हो गया। द फोकस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक, तो इसको केंद्र कहा जाता है। ठीक हो गया। इसको क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर, अच्छा सॉरी, इसका राइट आंसर होगा अवकेंद्र। ठीक हो गया। हाइपोसेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोसेंटर। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। फोकस जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है को भी कहा जाता है अवकेंद्र। ठीक, हाइपोसेंटर, सेंटर्स नहीं, हाइपोसेंटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे पूछा गया है वे कौन से 3R हैं, वे कौन से 3R हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने में मदद करते हैं। आप 10th क्लास की जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। ठीक, तो वे कौन से 3R हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने में मदद करते हैं? व्हाट आर द 3Rs, ठीक, 3R दैट हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? रिड्यूस, राशन, रिसाइकल, कम उपयोग, पुनः वितरण और पुनर्चक्रण। ठीक हो गया। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनर्चक्रण। रिड्यूस, राशन, रीजनरेट, कम उपयोग, वितरण नियंत्रण और पुनर्जनन। रीयूज, रिडिस्ट्रीब्यूट, रिसाइकल, पुनः उपयोग, पुनः वितरण और पुनः चक्रण। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक हो गया।
पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण। आर का मतलब है रीयूज, आर का मतलब है रिड्यूस और आर का मतलब है रिसाइकल। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 हमसे पूछ रहा है पन्ना जैव मंडल निचय कहाँ स्थित है। तो पन्ना जैव मंडल निचय कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में, असम में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। ठीक हो गया, तो जो पन्ना जैव मंडल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक हो गया, तो वेयर इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो मध्य प्रदेश। ठीक हो गया, और यूनेस्को द्वारा 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था इसे, और यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर है। ठीक हो गया, यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। ठीक हो गया, अन्य जो दो हैं वो है पंचमणी या पचमणी और कौन सा, अमरकंटक। ठीक हो गया, हाँ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1981 में बनाया गया था और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक हो गया, और केन नदी इस रिजर्व से होकर बहती है। जो केन नदी है इसी रिजर्व से होकर बहती है, और यह भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, पन्ना जैव मंडल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 3, 5, 4 और 1। ठीक हो गया, तो एल्यूमिनियम में 3 जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम? 3 जो इसमें होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, और एल्यूमिनियम में जो मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 3 होती है। ठीक हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु के सबसे बाहरी सेल में मौजूद कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 3 होता है। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो ये सबसे बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है लंबाई L/2। ठीक हो गया, लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2a वाली सामग्री के तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी सामग्री के दूसरे तार की लंबाई 1 और 4 ओम के प्रतिरोध के साथ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? कैपिटल ए होगा। ठीक, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1/2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a if another wire of the same material has length 1 and cross sectional area capital A with resistance of 4 ohms। ठीक हो गया, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक हो गया, पूरा प्रॉपर इसका क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आता है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू रो L/ कितना आया है? A आया। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो पहले 4 ओम की बात करेंगे, तो 4 ओम के लिए रो L/ कितना आएगा? A। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ। ठीक हो गया, अच्छा पहले तार के लिए जो लेंथ है, ठीक हो गया, L1 इज इक्वल टू कितना है? L/2 है, और इसका जो एरिया है, ठीक, A1 इज इक्वल टू कितना है? 2a। ठीक हो गया, तो हम लोग पहले वाले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो L/2 अपॉन 2a। ठीक हो गया, तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/4। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 1/4 रो L/A। ठीक हो गया, 1/4 रो L/ कितना आएगा? A आएगा। ठीक हो गया, अच्छा क्योंकि रो L/A की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 4 है, तो यहाँ से जो R1 की जो वैल्यू है वो 1/4 इंटू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ओम आएगी। तो देखिए यहाँ से कितना ओम? 1 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक हो गया,
तो ये आपको इसके लिए आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए और न्यूमेरिकल की बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारे क्वेश्चन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की देसी गाय की नस्ल है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटिव काउ ब्रीड ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसने पहला पूछा है कि ग्वेर्नेसी, ठीक, आयरशायर, ठीक, होल्स्टीन फ्रेजियन, ठीक, और हल्लीकर। तो इसने पूछा है कि कौन सी भारत की देसी गाय की नस्ल है। तो हल्लीकर जो है वो भारतीय क्या है, भारत की देसी गाय की क्या है, नस्ल है। ठीक, ग्वेर्न से जो ये ब्रीड है, ठीक, ये चैनल द्वीप समूह की ये गाय की ब्रीड है। ठीक हो गया। और जो आयरशायर है, ठीक हो गया, स्कॉटलैंड के आयरशायर से इसकी खोज हुई है। ठीक, और होल्स्टीन जो फ्रेजियन है वो एक डच नस्ल है। ठीक हो गया। और हल्लीकर जो होती है एक इंडियन नस्ल है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का पारिस्थितिकी शंकु, ठीक हो गया, किस प्रकार का पारिस्थितिकी शंकु पिरामिड हमेशा सीधा दिखता है। ठीक, ड्राई वेट पिरामिड, ठीक, जैव संहित बायोमास पिरामिड, प्रजाति संख्या पिरामिड, ठीक, नंबर ऑफ स्पीसीज पिरामिड, या ऊर्जा पिरामिड। विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल कोन पिरामिड ऑलवेज लुक्स अपराइट। ठीक हो गया। तो ऊर्जा का पारिस्थितिकी शंकु पिरामिड हमेशा सीधा दिखता है। ठीक हो गया। किसका, ऊर्जा का पारिस्थितिकीय जो शंकु होता है वो हमेशा क्या दिखता है, सीधा दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो आज के लेक्चर का या फिर हम लोग बात करें 19 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हमारा हुआ था 2021 में, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, वो है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्वों के साथ अपमिश्रित सिलिकॉन बनाता है। क्या बनाता है, चालक, विसंवाहक, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। सिलिकॉन डोप्ड विथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाता है। जब सिलिकॉन को आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्वों के साथ डोप किया जाता है तो ये एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। ऐसा इसलिए बनाता है क्योंकि समूह 15 के जो तत्वों में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंसी पाई जाती है। ठीक हो गया। और सिलिकॉन में जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य का हम लोग कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार के क्या बनते हैं, इससे अर्धचालक बनते हैं। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो हम लोगों ने 19 जुलाई 2021 वाला जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग अब प्रैक्टिस सीरीज लेंगे। एक 24 जुलाई को भी वन दरोगा का पेपर हुआ था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 24 जुलाई 2021 का पेपर लेकर आएँ। और इवनिंग का जो लेक्चर रहेगा अभी कल से, जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग प्रैक्टिस पेपर डालेंगे और इवनिंग शिफ्ट में हम लोग साइंस बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डालते रहेंगे। ठीक हो गया। तो वन दरोगा की तैयारी के लिए और उत्तराखंड संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्रयास के साथ जुड़े रहिए। और बहुत जल्दी ऑनलाइन प्रयास में हम लोग एकेडमिक सेशन 9th 10th 11th और 12th की साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग वीडियो इसमें पोस्ट करने वाले हैं। तो आपके जितने भी छोटे भाई या बहन जो एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th, उनको भी आप ऑनलाइन प्रयास सजेस्ट कर सकते हैं एकेडमिक क्लासेस के लिए। 11th और 12th इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस, अभी मोस्टली फिजिक्स की आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और 9th और 10th क्लास का बायो छोड़ के अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें सॉल्व करवाया जाएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके यहाँ किए जाएंगे। और जो 9th और 10th क्लास की साइंस को हम पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि यही पोर्शन जो है आपका वन दरोगा में भी आने वाला है। ठीक हो गया। तो 9th और 10th की एकेडमिक्स की पूरी क्लासेस यहाँ पे आपको मिलने वाली। तो हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलमोस्ट ये 40 से 45 मिनट की वीडियो बनती है हमारी, तो बोर नहीं होना है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हम लोग को, जल्दी से हमारा पेपर होना है। तो आप हमारे ऑनलाइन प्रयास के चैनल के साथ जुड़े रहिए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।